नमस्कार साथियों, झारखंड में छात्रों का आंदोलन हो रहा है जेपीएससी में परीक्षाओं की धांधली को लेकर और इसी के साथ खड़े हो रहे हैं कई सवाल उन नेताओं पर खड़े हो रहे हैं जो उस आंदोलन में जमकर खड़े थे, जो नीट परीक्षा लीक को लेकर था। लेकिन यहां उनकी कोई स्थान, यहां उनकी कोई आवाज नहीं सुनाई देती। पूरा देश इस सवाल को जानना चाहता है कि आखिर वे यहां चुप क्यों हैं। अरविंद केजरीवाल जी हो या बात राहुल गांधी जी की हो, अभिजीत दीपके तो अभी नए आए हैं, भारत की राजनीति में अभी प्रवेश ही किया है उन्होंने, और विशुद्ध छात्रों के आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के तौर पर अब तक वे जाने जाते हैं। लेकिन जो अन्य विपक्षी नेता हैं, उनकी यहां आवश्यकता थी उन छात्रों को जो झारखंड में आवाज उठा रहे हैं। लेकिन किसी तरह से वहां पर कोई भी वो विपक्षी नेता नहीं दिखता जो दिल्ली में शहनाद किए हुए थे, कोई नहीं दिखता। अब जनता में सवाल तो जरूर होगा कि क्या झारखंड के वो विद्यार्थी नहीं हैं? क्या उनकी आवाज बनने के लिए राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल को इस तरह से चुप हो जाना चाहिए? उन्हें क्या वहां नहीं पहुंचना चाहिए? क्या उनके न्याय के लिए लड़ाई न्याय की लड़ाई नहीं है? राहुल गांधी जी संसद में ये बात समझा रहे थे कि अंधभक्ति क्या होती है। बजाय इसके यदि वे संसद में इस बात को रखते तो इस बात से खुशी होती कि आने वाले भावी प्रधानमंत्री, जिन्हें देश विकल्प के तौर पर प्रस्तुत करता है, वे वास्तव में इस देश के राजनीति के उस कल्चर को समाप्त करना चाहते हैं और एक नई दिशा भारत को देना चाहते हैं। यदि वे वहां अंधभक्ति को समझाने के बजाय वहां पर झारखंड में हुए पेपर लीक के संदर्भ में बात को रखते, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। वो ऐसा इसलिए नहीं करेंगे, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार में राहुल गांधी जी साझेदार हैं, गठबंधन है उनका, वहां अपनी सरकार है, इसलिए वहां बचाव करेंगे। 16-17 सीटों के करीब राहुल गांधी जी की कांग्रेस वहां पर जो है साझेदारी में है, इसलिए किसी तरह से इस पर बात नहीं करेंगे। आरजेडी, जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राहुल गांधी जी यानी कांग्रेस की सरकार वहां पर है मिलकर, तो झारखंड में कोई चर्चा इस पर नहीं होगी, वहां पर इस्तीफे की कोई बात नहीं होगी। यही इस देश का दुर्भाग्य है। आरोप की राजनीति इस देश से पीछा नहीं छोड़ती। कब इस देश में समाप्त होगा ये समझ नहीं आता। जहां आप हैं वहां आप अपनी गलतियों को छुपाते रहेंगे, और जहां आपकी सरकार नहीं है वहां आप किसी तरह से भी ऐसा उपद्रव उठाने की कोशिश करेंगे जिससे पूरे देश में चाहे जो हो आपको उससे लेना नहीं। जहां आप हैं वहां आप आरोपों को छुपाने की कोशिश करेंगे, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करेंगे, और जहां आप नहीं हैं वहां आप सारी बातों को इस तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे जैसे उससे बड़ी कोई गलती नहीं। यही इस देश का दुर्भाग्य है। आरोप की राजनीति, एक दूसरे पर आरोप लगाकर चलना, समस्या को कभी भी समस्या की तरह नहीं देखा जाता इस देश में। राजनीति इसी तरह की है। आरोप लगाकर साथियों राजनीति हो सकती है, लेकिन अगर राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, उसकी उन्नति चाहिए, तो हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। ये सरकारें कब जानेंगी, ये इस देश के नेता कब जानेंगे? किंतु वे क्या करते हैं कि अपनी गलतियों को छुपाकर चलते हैं और इस तरह से अपने शासन को सर्वोत्तम बताकर इस देश में उन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं जो केवल गद्दी के स्वार्थ के लिए उनके सिर पर सवार है। और मुझे हताशा होती है ये देखकर कि देश के भावी प्रधानमंत्री के तौर पर, विकल्प के तौर पर, युवा नेता के तौर पर प्रस्तुत होने वाले राहुल गांधी जी भी इसी प्रकार की राजनीति में उलझे हुए हैं। यही आरोप की राजनीति। हम संसद में अंधभक्ति पर चर्चा करेंगे, बजाय इसके कि पप्पू यादव वहां संसद में एक नाटक कर रहे थे, वहां पर यदि वो हेमंत सोरेन की तरह नाटक बनकर आते और राहुल गांधी जी उनके पास एक पेपर के विद्यार्थी के तौर पर जाते जो पेपर देने जाता है और इस तरह से वहां कुछ प्रस्तुत करते, तो हम कहते कि वास्तव में राहुल गांधी जी इस देश में विद्यार्थियों के मुद्दे को उठा रहे हैं, वास्तव में उन्हें छात्रों के हितों की चिंता है। लेकिन वह उसी राजनीति में है, आरोप की राजनीति में। अपनी गलतियों को छिपाकर चलो, इस प्रकार की राजनीति में देश इससे नहीं आगे बढ़ता साथियों, इससे देश उन्नति नहीं करते। आरोप लगाकर आप जरूर अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपने स्वार्थ को राजनीति में पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्र की उन्नति इससे नहीं होती। तो राहुल गांधी जी जो कि युवा नेता के तौर पर प्रसिद्ध हैं, ऐसा हम सब सोचते हैं कि वे इस देश के इस राजनीतिक कल्चर को समाप्त करेंगे, लेकिन वे भी उस स्वार्थ की राजनीति से कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जब साथियों नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने
तो देश में राजनीति का कल्चर बदला, बहुत सी बातें बदल गई। देश में सीधे आकर कोई इस देश के शीर्ष पदों पर अपने दावे को नहीं प्रस्तुत कर सकता। उस परिवारवाद की साख पर बहुत बड़ा प्रभार था नरेंद्र मोदी का देश की राजनीति में उद्भव। जब वो आए तो कोई भी हो, भले आप कोई भी हो, यदि आपको देश के सत्ता पर स्थापित होना है तो इससे नहीं चलेगा कि आपके पूर्वज कहां क्या रहे, किस तरह से रहे और आप उस पर आकर अंतोगत्वा ये दावा करें कि हम अब इस शीर्ष पद पर बैठेंगे। ये नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी हों, उन्हें देश में भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ी, उन्हें न्याय यात्रा करनी पड़ी भारत को समझने के लिए। आप इस देश के संस्कारों को समझे, संस्कृति को समझे, इस देश के लोगों से जुड़े तो जाकर आप देश के उस शीर्ष पद पर बैठ सकते हैं। ये तय हुआ। ये तय इसलिए हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब देश की राजनीति में आए तो अब वो जो राजा बाबू वाला तरीका है राजनीति में शीर्ष पर पहुंचने का, वो समाप्त हो गया। वो कहीं नहीं टिकता अब देश में। तो अगर आप इस वजह से राजनीति में हैं, आपको ये लगता है कि राजनीति में हम शीर्ष स्थान को इसलिए हासिल कर लेंगे क्योंकि हमारे पूर्वजों की विरासत, उनकी धरोहर स्थापित है, तो अब वो समय जा चुका है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, न्याय यात्रा की इसी वजह से की, अन्यथा वो कभी ना करते अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आते। उन्हें इसकी आवश्यकता हुई, उन्हें देश को समझने की आवश्यकता हुई, तो उन्हें यह करना पड़ा। नरेंद्र मोदी के आने के बाद उन्होंने देश में एक और राजनीति के नए पैमाने को प्रस्तुत करने की कोशिश की, एक नए रास्ते को। उन्होंने ये भी दिखाया कि द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इज हिंदुत्व। हिंदुत्व को उन्होंने इस देश की राजनीति की धुरी में लाकर खड़ा कर दिया। ऐसा हमेशा नहीं था साथियों। कांग्रेस की सरकारों में तो हिंदुत्व को या हिंदुओं को एक कम्युनिटी के तौर पर भी नहीं देखा गया। उन्होंने उस राजनीति को क्रैक कर लिया था। हिंदुओं में किस तरह से राजनीति को करना है उन्होंने देख लिया था। उन्होंने कभी हिंदुओं को एक कम्युनिटी के तौर पर नहीं देखा। उन्होंने यादव देखे, उन्होंने पिछड़े देखे, अति पिछड़े देखे, उन्होंने दलित देखे, उन्होंने ब्राह्मण देखे, सवर्ण देखे, राजपूत देखे। हिंदुओं को उन्होंने इसी प्रकार से देखा। रही बात मुस्लिमों की, तो मुस्लिम एकमुश्त कांग्रेस को वोट देता था। इसका प्रमाण आज भी है कि वो कभी कांग्रेस से छटक नहीं सका मुस्लिम वोटर। उसके पीछे कारण क्या है? चाहे बात इस देश के विभाजन की हो, पाकिस्तान देने की हो, बांग्लादेश देने की हो, विशुद्ध रूप से धर्म के आधार पर दिए गए थे और मुस्लिमों ने उसे स्वीकार किया। उस समय पर भी कांग्रेस थी और भारत में भी मुस्लिम रहेंगे अपने पूरे अधिकारों के साथ, ये देने वाली भी कांग्रेस थी। तो ये जो तमाम चीजें थी, इसके बाद क्यों नहीं मुस्लिमों को कांग्रेस को वोट देना चाहिए? तो उन्होंने दिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हिंदुओं को इस प्रकार से राजनीति में वो समझ गए थे कि हिंदू कोई पूरी एक कम्युनिटी नहीं है। कभी भी उसकी बात कभी नहीं हुई इस देश में। आप एक बहुत बड़ा उदाहरण इसका लेकर चलें साथियों। कभी भी कांग्रेस हिंदुओं को पूरी एक कम्युनिटी के तौर पर नहीं देखती थी, उन्हें एक शक्ति के तौर पर मानती ही नहीं थी। इंदिरा गांधी जी ने अपने दौर में संतों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। संसद कूच करते हुए या कोई एक जब वो सड़कों पर निकले तो उन पर जो है गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। अब आप सोचिए, जब वो ये आदेश दे रही थी, क्या उस समय पर उनके मस्तिष्क में ये बात नहीं रही होगी कि इस देश में एक हिंदू समुदाय है जो संतों पर गोली चलाने के आदेश से वो बिखर सकता है, वो ये कर सकता है कि नाराज होकर इंदिरा गांधी जी की राजनीतिक शक्ति को कमजोर कर दे। उन्हें राजनीतिक रूप से इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा। इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है साथियों कि उस समय पर उन्होंने हिंदुओं को, उनको किस तरह से उन पर राज करना है, उस नीति को वो समझ गए थे। और यही कारण था कि उन्होंने कभी भी हिंदुओं को पूरी एक कम्युनिटी के तौर पर देखा ही नहीं। अगर देखा होता तो उसकी शक्ति को वो एहसास करते उस समय पर, जब उन्होंने यह आदेश दिया था कि संतों पर गोली चला दी जाए। ये खास बात है कि कभी हिंदुत्व की राजनीति इस देश में हुई ही नहीं थी, क्योंकि वो कभी एकजुट हो ही नहीं सके थे, वो हो भी नहीं सकते थे। उनमें इतना विभाजन है, इतना वैचारिक द्वंद्व है। तो जब नरेंद्र मोदी जी आए, किसी तरह से राम को धुरी में रखकर उन्होंने एक ऐसा सांस्कृतिक स्थापना इस देश में की कि उससे वो सब के सब राम बीच धुरी में और सारे हिंदू एकजुट हो गए। अब इससे देश में क्या हुआ? ये जब साथियों हुआ, इससे एक सरकार बनी तो सारे हिंदुओं का जो गठजोड़ था, इसने केंद्रीकृत होकर एक शक्ति प्रस्तुत की जो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार को गया। जब ये सारे के सारे उनके पीछे आकर खड़े हो गए तो इससे क्या हुआ? कुछ ऐसे कड़े निर्णय लेने को उनको साहस मिला, क्योंकि उनके पीछे ये शक्ति खड़ी थी जो एकजुट होकर थी।
तभी धारा 370 का समापन हो सका, वरना ये कभी नहीं हो पाता। जम्मू कश्मीर में कभी भी नहीं हो पाता। कांग्रेस के नेताओं में ये करेज नहीं था कि वो ये निर्णय ले सकते। चाहते तो वो भी थे, लेकिन नहीं ले सकते थे, क्योंकि कांग्रेस की जो सरकारें थी उसके पीछे मुस्लिम कट्टरपंथी नेता थे, जो मुस्लिम आम जनमानस को इसके लिए तैयार करते थे कि वो कांग्रेस को वोट दें। और कांग्रेस, ये जो ईरान है, जो ये इराक है, ईरान है, तुर्की है, पाकिस्तान, इनसे भयभीत होती थी उस दौर में, क्योंकि ये लोग भारत में उपद्रव करा सकते थे। जम्मू कश्मीर में तो खासकर वो जो अलगाववादी विचार वहां उभर रहा था, उसके पीछे कारण ये भी था, कांग्रेस भारत में मुस्लिम कट्टरपंथी नेताओं के साथ चलती थी, उनसे वोट एकजुट करती थी, तमाम उन मुस्लिमों का। और विदेशों में अगर आप ठीक से देखें तो पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, ये तमाम देश भारत पर दबाव बनाकर रखते थे। अगर आप इसका उदाहरण देखें साथियों, तो भारत में जो तमाम लोग थे, अभी जब ईरान पर हमला हुआ तो वो तमाम लोग आकर सड़कों पर उतर गए। उन्होंने कहा ईरान का नेता हमारा नेता है, ईरान का नेता हमारा नेता है। तमाम मुस्लिम सड़कों पर उतर गए। जब ईरान का नेता उनका नेता है, तो ईरान के जो नेता हैं वो भारत के मुस्लिमों में किसी प्रकार से कोई भी बात रखकर भारत के मुस्लिमों में उपद्रव भी करवा सकते हैं। जब भारत के मुस्लिम उनके प्रति संवेदना रखते हैं, तो ईरान का नेता भारत में किसी प्रकार से अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं, क्योंकि यहां वो लोग रहते हैं जो उनको अपना नेता मानते हैं। तो इसी प्रकार से चीजें चलती थी। और कांग्रेस भयभीत होती थी कि अगर हमने धारा 370 पर और जम्मू कश्मीर पर कोई निर्णय लिया तो पाकिस्तान, ईरान, तुर्की की मदद से भारत में उपद्रव किया जा सकता है उनके द्वारा। तो इसकी वजह से कांग्रेस भारत में पूरी तरह से संप्रभुता से अपने शासन को भी नहीं चला पाती थी। वो भी चाहते थे धारा 370 का समापन हो, लेकिन कभी ना कर सके। नरेंद्र मोदी के आने की वजह से क्यों हुआ? क्योंकि वो समझ गए थे कि अगर हम इनके साथ चले तो समस्या ही समस्या है। एक तो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स जो जनरेट हुई, उससे पूरी शक्ति नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुई भारत में, और उन्होंने सबसे पहले ये काम किया। अब जो ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, ये सब भारत को इस मुद्दे पर निर्णय नहीं लेने देते थे, तो भारत ने अपनी विदेश नीति में इजराइल को सम्मिलित कर दिया, मजबूती से सम्मिलित कर दिया। अब इजराइल तो इन सबको, क्योंकि इजराइल के लिए तो करो या मरो की स्थिति है, उसे तो किसी भी तरह से इनके साथ टकराना ही है। तो भारत ने उसके साथ जाकर अपनी स्थिति मजबूत की, और इजराइल के माध्यम से भारत अमेरिका के साथ भी और अधिक करीब हो गया। तो अमेरिका, इजराइल और भारत, तो इजराइल की वजह से इन तमाम देशों की जो नीति है वो भारत के संबंध में थोड़ा सा पीछे हो जाती है। और अमेरिका अगर भारत के साथ खड़ा है तो इसकी वजह से चीन भी हमें आंख नहीं दिखा सकता, क्योंकि भारत में हिंदुत्व की पॉलिटिक्स शुरू हुई, उसी से इस सब का लिंक है। तो आप कुछ इस प्रकार से इसे समझिए। नरेंद्र मोदी के आने के बाद पॉलिटिक्स में जो ये आप कुछ बड़े कदम देखते हैं, ये इसी का परिणाम है, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का जन्म लेना। राहुल गांधी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो हम उनसे ये अपेक्षा रखते हैं कि वे इस देश में निस्वार्थ राजनीति को जन्म दें। गद्दी और अपनी महत्वाकांक्षा जो राजनीति में नेताओं की होती है, उस स्वार्थ से हटकर यदि वो इस देश में इस आरोप की राजनीति को समाप्त कर केवल राष्ट्रहित, राष्ट्रनीति की राजनीति को स्थापित करने का प्रयास करें, तो मैं समझता हूं कि देश में एक नए राजनीतिक कल्चर की स्थापना होगी। और एक युवा नेता के तौर पर प्रसिद्ध व्यक्ति से ये देश यही अपेक्षा करता है। इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि वे झारखंड के उन विद्यार्थियों का पक्ष लें। जब वो ये करेंगे तो इस देश में ये बात पहुंचेगी कि एक निस्वार्थ भाव से राजनीति में कार्य करने वाला युवा नेता भारत को प्राप्त हुआ है। साथियों, इस संदर्भ में आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।